हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और चैप्टर 2 आप लोगों का चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज के सेशन में अटोमिक मॉडल हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो एटॉमिक मॉडल देखो आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, वही है, कुछ ज्यादा उनमें है नहीं। अगर हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करें, देखो यहाँ तक आपका हो गया था जहाँ हमने किसकी बात की थी कि किस प्रकार से उनको खोजा गया था, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है। देन एटॉमिक मॉडल्स में बेसिकली बताया क्या गया है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई थी वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित हैं आपका, उन पर बात हुई थी। यहाँ पर जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल आपका कहा जाता है, ठीक है ना। जे थॉमसन ने इसको दिया था, जिन्होंने बोला कि देखो धनावेश की खोज जो परमाणु है उसमें बहुत पहले हो गई थी कि धनावेश उसमें होगा। गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ धनावेश है परमाणु में, ठीक है। प्रोटॉन की खोज अभी नहीं हुई थी, केवल इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन कर चुके थे। और उन्होंने बोला कि जो परमाणु होता है वो एक गोले के समान होता है और उस गोले में पूरा धनावेश बिखरा हुआ रहता है। उस पूरे धनावेश में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, यानी जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया, वो इलेक्ट्रॉन उस धनावेश के ऊपर कहीं कहीं पर बिखरे हुए हैं। और उन्होंने किसकी संज्ञा दी से, आपके जो तरबूज होता है उसके समान इसको माना कि जैसे तरबूज का लाल खाने वाला भाग होता है, उसी प्रकार से जो पूरा परमाणु है उसमें धनावेश होता है। और जिस प्रकार से तरबूज में लाल खाने वाले भाग में काले बीज बिखरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में भी धनावेश के ऊपर ऋणावेश बिखरा हुआ रहता है। तो जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, जिसकी रेडियस उन्होंने बोली अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -10 मीटर, in which the positive charge is uniformly distributed, एक समान रूप से आपका धनावेश बिखरा हुआ है। यानी कि ये गोला है, इसमें पूरा धनावेश बिखरा हुआ है एक समान रूप से, ठीक है। ये धनावेश, the electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला, और जो निगेटिव चार्ज है, यानी कि निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, इसमें बिखरे हुए, ठीक है। ऐसे मैनर में आपका बिखरे हुए हैं कि जो आपका अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से है कि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बताता है, ओके। मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जांपल प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के इस मॉडल को नाम दिए गए, जिनमें से कि प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, ठीक है ना, या फिर रेजिन पुडिंग इसको कहा गया, और तरबूज मॉडल भी इसको कहा गया, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने प्लम पुडिंग की भी संज्ञा दी, रेजिन पुडिंग की संज्ञा दी आपका, और तरबूज के समान उन्होंने इसको माना, ठीक है। चलिए, तो क्या था, कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। जैसे इसमें आपका ये धनावेश ऑरेंज कलर का पूरा स्फेरिकल आपको एक शेप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में है क्या, इसको उन्होंने एटम बोला, यानी कि परमाणु बोला। परमाणु है, पूरा धनावेशित है और उसमें इलेक्ट्रॉन आपका कहीं कहीं पर बिखरे हुए हैं। ये उन्होंने बोला जिस प्रकार से ये जो आपका तरबूज है, इसका लाल भाग जो है पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज में ब्लैक सीड्स यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके बिखरे हुए, ठीक है ना। इस प्रकार से उन्होंने बोला। अब उन्होंने साथ ही बोला कि जो है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नीट्यूड में समान होंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु आपका वैद्युत रूप से उदासीन होता है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ठीक है ना। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज भी है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो नेट चार्ज आपका 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि अगर 5 ही धनावेश हैं और 5 ही ऋणावेश हो जाए तो पॉजिटिव भी 5 है और नेगेटिव भी 5 है, तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया नेट। यानी कि टोटल निकालोगे 5 प्लस -5 तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 5 0। यानी मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये कुछ प्लम पुडिंग है,
पुडिंग जैसे केक वगैरह होता है उसी प्रकार की पुडिंग होती है, और उसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो उन ड्राई फ्रूट्स को उन्होंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज आपका बोला, और पूरी पुडिंग को उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन नाम तब तक नहीं आया था। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग ऑफ वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स, इलेक्ट्रॉन जिनको कहा गया एम्बेडेड इनटू इट। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom, but was not consistent with the result of later experiments. Thomson was awarded Nobel Prize for Physics in 1906 for his theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases. Okay? तो यहाँ पर हुआ क्या, देखो उन्होंने पूरे परमाणु के बारे में बता दिया था कि क्या क्या है उसमें। वाटरमेलन के बारे में बोला उन्होंने कि तरबूज के समान है, प्लम पुडिंग के समान है, ये सब बोला, ठीक है। फर्दर जब एक्सपेरिमेंट हुए, इसके बाद जब एनोड एक्सपेरिमेंट हुआ या प्रोटॉन की खोज हुई, तब तो ये आपका जो एटम है फिर धीरे धीरे, क्योंकि नए एटॉमिक मॉडल आए तो फिर इसकी कमियां आपका उजागर होने लग गई कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तब तक जब तक कोई नया मॉडल नहीं आया था तो इसी मॉडल को माना गया, और उसमें एक वर्ड आया है आपका ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो एटम है एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली आपका कैसा है, न्यूट्रल है, या उस पर कोई चार्ज आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये थॉमसन ने भी आपका एक्सप्लेन कर दिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चूंकि मैग्नीट्यूड में आपका इक्वल है तो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। और चूंकि उन्होंने यहाँ पर बोला था कि परमाणु पर धनावेश पूरा बिखरा हुआ है, ठीक है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु पे आपका, जितना पूरे परमाणु के हर एक भाग का द्रव्यमान है वही परमाणु का द्रव्यमान है, ये वहां से निकलकर आपका आता है। ओके। देन उसके बाद रदरफोर्ड ने आपका प्रोटॉन की खोज की, ठीक है। गोल्डस्टीन का जो प्रयोग था उसमें धनावेश की बात हुई थी। देन जब थॉमसन का आपका एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है ना। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बेसिकली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। पहला उनका एटॉमिक मॉडल आता है, देन उन्होंने प्रोटॉन की खोज की, यानी कि, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। वो प्रयोग उनका क्या था, उस प्रयोग में उन्होंने कहा कि एक सोने की पन्नी लेते हैं, बेसिकली उन्होंने ली सोने की पन्नी, बहुत पतली थी, इतनी थिक थी कि उसमें लगभग 1000 एटम आपके आ सकते थे, ठीक है। इतनी थिक बोलो या इतनी थिन बोलो, तो बहुत पतली वो सोने की पन्नी थी। उस पर रेडियो एक्टिव सोर्स से आपका अल्फा पार्टिकल डाले गए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं आपके, और उसके बाहर एक ZNS की आपका या एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन आपका लगाई गई थी कुछ इस प्रकार। तो ये येलो कलर की सोने की पन्नी है, ठीक है ना। इसके बाहर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। बेसिकली ये स्क्रीन क्या करती है, जब इस पे लाइट पड़ेगी आपका या कोई ऐसा पार्टिकल पड़ेगा जो हिट करेगा उसको, तो वो ग्लो करेगी, यानी चमक उत्पन्न करेगी। यहाँ आपको येलो कलर दिख रहा होगा, तो वो चमक उत्पन्न कर रहा है जब उससे वो अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया जिससे अल्फा पार्टिकल्स डाले गए थे सोने की पन्नी। तो सोने की पन्नी थी, उस पर अल्फा कण डाले गए, उसके बाहर से क्या लगाई गई थी, आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी। अब होता क्या है, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी पर डाले तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एज इट इज आपका बाहर निकल जाते हैं बिना डिफ्लेक्शन, यानी सोने की पन्नी को पार करते हुए निकल गए सीधे, कोई डिफ्लेक्शन यानी कोई विचलन उनमें नहीं दिखा। बहुत कम कण ऐसे थे जिनमें बहुत स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन देखने को मिला, यानी एक छोटे एंगल पर या एक छोटे कोण पर वो विचलित होते, ठीक है। देन अब होता क्या है, यहाँ पर अगर लगभग 2000 कण आपके डाले गए, उसमें से 1 या 2 कण ऐसे थे कि जो जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस आ जाते, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए आते। क्लियर। तो इन सब चीजों से जो ये सारी ऑब्जर्व की उन्होंने बातें, इनसे उन्होंने कंक्लूड क्या किया, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला। देखो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब ज्यादातर अल्फा
पार्टिकल सोने की पन्नी को पार करके जा रहे हैं। इसका मतलब परमाणु, सोना यानी कि पदार्थ, सोने की पन्नी यानी पदार्थ, और पदार्थ के अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे। तो जब ज्यादातर कण आपके एज इट इज निकल गए, दैट मीन्स आपका परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है। जब खाली है इसीलिए उससे वो एज इट इज पार हो गए। बहुत कम कण ऐसे हैं जो बहुत छोटे एंगल पर डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, दैट मीन्स कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे परमाणु पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा थॉमसन ने बोला। ठीक है ना, थॉमसन ने बोला एक समान रूप से वितरित है धनावेश, तो ऐसा यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। धनावेश एक समान रूप से वितरित तो नहीं है यहाँ, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या बोला कि बहुत कम कण ऐसे हैं कि जो जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से लौटकर वापस आए, यानी कि जो वो धनावेश है वो बहुत सूक्ष्म स्थान पर, बहुत कम जगह घेरे हुए है उस परमाणु की तुलना में, और कॉन्सेंट्रेटेड है आपका एक छोटी जगह को ऑक्यूपाई करे हुए। समझ रहे हो कि अगर परमाणु, देखो अभी तक तो थॉमसन की बात चल रही थी, थॉमसन ने बोला ये परमाणु है तो इसमें पूरा धनावेश है, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने बोला अगर ये परमाणु है तो जो धनावेश है वो बहुत कम स्थान घेरे हुए, बस इतने स्थान में धनावेश हो सकता है या इससे भी कम स्थान में हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से उन्होंने आपकी अपनी बातों को कंक्लूड किया। इसके बाद उन्होंने जब अपना मॉडल दिया तो मॉडल में उन्होंने क्या क्या बात कही, उन्होंने कहा कि परमाणु की संरचना की बात हम कर रहे हैं, मॉडल में यही हो रहा था। थॉमसन ने भी जब अपना मॉडल दिया तो उसमें परमाणु की संरचना की बात हो रही थी, इसमें भी परमाणु की संरचना की बात होगी। तो उन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, उसमें जो धनावेश है वो बहुत कम स्थान घेरे हुए है, और परमाणु का एक केंद्र होता है जिस केंद्र पर धनावेश स्थित है, और उसी को उन्होंने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस नाम दिया था। क्या बोला मैंने, परमाणु का जो धनावेश है वो बहुत कम स्थान घेरे हुए है जो कि परमाणु के केंद्र में स्थित है, और परमाणु के केंद्र को उन्होंने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक नाम दिया। समझ रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको थॉमसन ने कहा था कि वो पूरे परमाणु में आपका धनावेश के ऊपर बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो प्रोटॉन है या जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। समझ रहे हो। तो उनके अनुसार परमाणु कैसा है, ये परमाणु है, इसका ये नाभिक हो गया जिसमें धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं कक्षा में घूम रहा। समझ रहे हैं। तो इतना उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया। तो इतना हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि 9th क्लास में भी आपने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहा जाता है, नाभिकीय मॉडल भी क्यों कहा जाता है इसको, देखो नाभिकीय मॉडल के आपका एक रीजन ये है कि उन्होंने नाभिक की खोज भी की थी यहाँ पर, ठीक है ना। रदरफोर्ड के मॉडल में आपका नाभिक के खोज की की बात भी होती है। तो इसको अल्फा रे मॉडल भी कहा जाता है आपका, ठीक है ना, अल्फा कण प्रयोग भी कहा जाता है, और नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है इसको, और रदरफोर्ड का सिंपल मॉडल तो आप कहोगे। ठीक। So, a stream of high energy alpha particles from a radioactive source has directed at a thin foil thickness 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या बोला उन्होंने, बोला एक हाई एनर्जी की आपकी स्ट्रीम ली गई अल्फा पार्टिकल्स की, जिसको एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, जिसको की सोने की एक पतली पन्नी पर डाला गया जिसकी थिकनेस अराउंड 100 नैनोमीटर थी आपकी। तो उस पर जब उन अल्फा पार्टिकल्स को डाला गया, और साथ ही उस स्क्रीन को घेरे हुए एक जेडनेस की जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगी हुई थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसे कहा जाता है, वो लगी हुई थी। Whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. Okay? जब भी आपका वो एक अल्फा पार्टिकल छोड़ा जाता सोने की पन्नी पर, तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो आपका यहाँ कहीं स्ट्राइक कर रहा था जेडएनएस की जो स्क्रीन थी उस पर, वहां ग्लो आपका क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर
क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना, जैसे एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट क्या किया होगा, थॉमसन के मॉडल से रिजेंबल करता हुआ कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि जैसे थॉमसन ने बोला है कि परमाणु गोला है, उस गोले पे धनावेश है, धनावेश बिखरा हुआ है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ उन्होंने आपका एक्सपेक्ट किया होगा कि ऐसा ही कुछ निकल कर आए, लेकिन वैसा नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली जिनमें अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द इंटायर एटम। जैसा थॉमसन ने बोला था कि पूरे परमाणु पर धनावेश फैला हुआ होगा, सोने की के जो परमाणु है वहां वो सोने की पन्नी है, उसके अंदर सोने के परमाणु होंगे, तो उन परमाणुओं पर आपका पूरा धनावेश होगा, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे। एंड अल्फा पार्टिकल्स हैड इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू सच अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी रखी गई कि वो इजीली उस धनावेश को पार कर सकता था, ठीक है ना। It was expected that the particles would slow down and change directions only by a small angle as they pass through the foil, ठीक है ना। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि वहां पर पूरे परमाणु पर धनावेश है और ये भी धनावेशित कण है, इसकी एनर्जी ऑल्दो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब ये सोने की पन्नी से टकराएगा, देखो ये एक एटम है सपोज, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको बना देती हूँ, ये एक परमाणु है, तो थॉमसन ने बोला था कि ये परमाणु पर आपका सब जगह धनावेश है, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल डाला, ये भी पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो होना क्या चाहिए था कि जब ये धनावेश क्योंकि परमाणु में पूरा धनावेश है, ठीक है ना, हर जगह धनावेश होगा आपका, तो उस धनावेश से जैसे ही टकराएगा ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो, इसमें क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन जब ये तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे कुछ होना चाहिए, संभावना ये थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब पार्टिकल डाला गया तो वो आपका एज इट इज निकल गए, ठीक है, ज्यादातर, जबकि उन्होंने क्या सोचा था, आपका ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ऐसा हुआ कुछ, बहुत कम कण ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन आपका दिखाया, देखो इतने सारे रेज में से 2 दिख रहे हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे, समझ रहे हैं, तो ये संभावना थी लेकिन हुआ ही, समझ रहे हो, तो ये किस लिए हुआ, इसका मतलब थॉमसन ने बोला जो वो गलत है, थॉमसन ने जो बोला वो वैसा कुछ परमाणु में नहीं है, समझ रहे हैं, वैसा कुछ परमाणु में आपका नहीं होता है, परमाणु में आपका ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। तो इन चीजों को उन्होंने फिर अपने ऑब्जर्वेशंस में बताया, ठीक है ना। सो इट वाज ऑब्जर्व दैट, क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, देखो ये आपका परमाणु है, एक्सपेक्टेड ये था कि जो आपका जा रहा है वो धनावेश से थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये देखो ये इस मार्ग से जा रहे हैं और ये यहाँ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ज्यादातर आपके सीधे चले गए, 1-2 कण ही थे जो क्या हुए, डिफ्लेक्ट, ओके। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडिफ्लेक्टेड वहां से निकल गए, यानी कि उनमें विचलन नहीं हुआ, सीधे आपका निकल गए। A small fraction of the alpha particles was deflected by small angles, ठीक है ना, बहुत कम कण ऐसे थे जो बहुत छोटे एंगल्स पर आपका क्या होते हैं, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होते हैं, एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, एक जो कि 20,000 में से आपका निकला होगा, बाउंस बैक, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री एंगल, ओके। क्या कहा गया, देखो ज्यादातर अल्फा कण पार निकल गए, कुछ कण ऐसे थे जो कि बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और अगर 20,000 कण डाले गए आपका, या आप 2,000 ही मान लो कि 2,000 कण डाले गए, तो उनमें से एक कण ऐसा था कि जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया 180 डिग्री का एंगल बनाते, ठीक है ना। इतनी बातें वहां उन्होंने देखने को उनको मिली, तो यानी ये रिजल्ट कैसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, ऐसा कुछ तो थॉमसन ने नहीं बताया था, या थॉमसन के बेसिस पर ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए था, उनके बेसिस पर तो ऐसा आना चाहिए था, समझ रहे हो। चलिए, देन
On the basis of the observation, Rutherford drew the following conclusions regarding the structure of atom. जब इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली तो आपका जो रदरफोर्ड ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन से, उन ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूड किया कि क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या क्या निष्कर्ष निकलता है. फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है. ठीक है. A few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must be due to enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particle. Okay, उन्होंने बोला कि थॉमसन ने जो अज्यूम किया था या प्रिज्यूम बोल सकते किया था कि पूरा धनावेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही कण ऐसे हैं जो बहुत आपका ज्यादा या हाई रिपल्सन फील करते हैं. और ये किस वजह से है, क्योंकि वो धनावेश जो होगा वो धनावेश कॉन्सेंट्रेटेड है एक छोटे स्थान पर, यानी पूरे परमाणु पर बिखरा नहीं है, बहुत छोटी जगह को वो घेरे हुए. Calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. जितना वॉल्यूम परमाणु का है, जितना स्थान परमाणु घेर रहा है, उसकी तुलना में वो जो आपका धनावेश है वो बहुत कम वॉल्यूम घेर रहा है या बहुत कम स्थान आपका घेर रहा है. The radius of the atom is about 10 to the power minus 10 meter, while that of nucleus is 10 to the power minus 15 मीटर. ठीक है ना. उन्होंने क्या बोला, एटम का जो रेडियस है, परमाणु की जो त्रिज्या है 10 की घात ऋण 10 मीटर है, और अगर उसकी तुलना में हम नाभिक की बात करें तो इसकी 10 की घात ऋण 15 आपका रेडियस होगी. समझ रहे हैं. वन कैन अप्रिशिएट दिस difference in size by regarding that if a cricket ball represent a nucleus, then the radius of an atom would be about 5 किलोमीटर. ठीक है ना. उन्होंने क्या बोला, सपोज कोई 5 किलोमीटर रेडियस का आपका क्रिकेट का ग्राउंड है. ठीक है ना. क्या बोला मैंने, कोई क्रिकेट का ग्राउंड, मान लो ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है और इसकी ये जो रेडियस है ये कितनी है, 5 किलोमीटर. ठीक है ना. 5 किलोमीटर रेडियस का आपका कोई ग्राउंड है और उसके सेंटर में आप क्रिकेट की बॉल रख, तो वो उसका क्या है, वो नाभिक है. ये नाभिक हो गया. और ये बॉल जो है आपकी क्रिकेट की जो बॉल होती है या टेनिस बॉल जो आपकी है वो नाभिक हो गया. नाभिक का मतलब जहां प्रोटॉन स्थित. ठीक है ना. प्रोटॉन उतने स्थान में पाए जा रहे हैं जो एक बॉल का साइज होगा, और जो पूरा परमाणु है उसका साइज कितना है कि 5 किलोमीटर का कोई ग्राउंड मान, तो उतना बड़ा परमाणु है और उसमें प्रोटॉन बहुत छोटे या कम स्थान को आपका घेरे हुए हैं. ऐसा उन्होंने यहाँ पर कंक्लूड किया अपने ऑब्जर्वेशन से. So on the basis of above observations and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of atom after the discovery of proton according to this model. इसके बाद जब उनका मॉडल हुआ उसको कंक्लूड किया उन्होंने, फिर वो प्रोटॉन की डिस्कवरी करते हैं और इस प्रकार से अपने मॉडल को कंक्लूड करते हैं. द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. ठीक है ना. तो नाभिक के खोज का श्रेय रदरफोर्ड को, प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को. उन्होंने क्या बोला कि परमाणु का जो भार है, वेट है उसका, वो किसकी वजह से है, वो उस प्रोटॉन की वजह से है, और उस प्रोटॉन के साथ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होगा, तब तक उसकी खोज नहीं हुई थी. पर उन्होंने बोला वो प्रोटॉन आपका सेंटर में स्थित है परमाणु के, तो उसको केंद्र बोला. तो उस केंद्र के ही वजह से आपका पूरे परमाणु का भार होगा. ठीक है ना. और उस केंद्र को उन्होंने नाभिक नाम दिया. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. ठीक है. उन्होंने क्या कहा कि जो वो नाभिक है, वो नाभिक आपका घिरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, या नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाता है, और हाई स्पीड में बहुत तेजी से वो घूम रहा है, और जिस
सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है, जिस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है उसको उन्होंने ऑर्बिट यानी कक्षक नाम दिया। Thus Rutherford's model of atom resemble the solar system in which the nucleus play the role of sun and the electrons that of revolving planets। ठीक है ना, तो उनका जो एटॉमिक मॉडल है वो कुछ सोलर प्लैनेट जैसा आपको दिखाई देता है, सौर मंडल जैसे देखने को मिलता है। जिस प्रकार से उस सोलर सिस्टम में आपका सन जो है, सूर्य जो है वो केंद्र है, उसी प्रकार से आपके परमाणु का नाभिक जो हो गया वो सूर्य हो गया, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो जैसे सन के चारों ओर आपके अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, नाभिक और आपका जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों अब विपरीत आवेशित है, नाभिक आपका कैसा है, उसमें प्रोटॉन है वो धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित है, तो उन दोनों के बीच में आपका वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको देखने को मिलता है, और दोनों उससे क्या हो रखे हैं, बंधे हुए हैं। ओके, चलिए इतना नोट कर लो। अब इसमें कुछ आपका क्या आते हैं, फ्लॉज आते हैं, जिनको आप इसकी मॉडल की कमियां भी बोल सकते हो। कमियां बेसिकली, कमी ये थी कि जो आपका ये ऋणावेश घूम रहा है ना धनावेश के चारों, जब कोई कण आपका सर्कुलर पाथ पे मोशन दिखाता है, एक वृत्ताकार पथ पे घूमता है, तो वो त्वरण आपका शो करता है। जब वो त्वरण में जाएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, वहां पर ऊर्जा की कमी होगी, तो जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन पहले घूम रहा था वो पथ नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसका जो पथ है या जो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा तो वो नाभिक के पास आता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई और वो आपका नाभिक में गिर गया। अगर वो नाभिक में गिर जाता है तो आपका परमाणु आपका स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, अनस्टेबल हो जाएगा तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसा हमें दिखता है वैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैटर तो है, हर पदार्थ है आपका, उस पदार्थ के अंदर परमाणु भी है, परमाणु स्टेबल भी है आपका। ठीक है, तो उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये उनके मॉडल की कमी थी। ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एन एटम कुड बी स्टेबल। परमाणु स्टेबल कैसे है वो नहीं बता पाए वो। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पे घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, उनके मॉडल के हिसाब से। हाउएवर पार्टिकल्स ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन experience acceleration, and acceleration causes charged particle to emit energy. Electrons should eventually lose energy and fall into the nucleus। ठीक है ना, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा मैटर नहीं रहेगा, तो इस चीज को आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, चलिए, तो ये सारा आज के सेशन में हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उसके हमने सारे कंक्लूजन देखे, ऑब्जर्वेशंस देखे, मॉडल बेस लास्ट में क्या निकल कर आया उस पर बात की, और कमियों पर बात की। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपने अच्छे से, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।